दोस्तों आपका 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड का फाइनल पेपर है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, अंतिम 15 दिन रह गए, लास्ट 15 दिन है हमारे पास पर हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। तो कैसे आपको अंतिम 15 दिन में किस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर अभी तक आपने साल भर भी कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी मैं दोस्तों अभी आपको बता सकता हूं कि आप 280 में 80 स्कोर करेंगे। मैं नहीं मानता। लेकिन जो मैं आपको बताऊं आगे, ओके, जो मैं आपको तरीका बताऊं पढ़ने का, अगर उस तरीकों को आप फॉलो करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मेरे दोस्तों स्वयं हिंदी में 98 नंबर थे, एमपी बोर्ड से ही मैंने पेपर दिया है। ओके, 80 में से आपके मेरे 78 नंबर थे। ओके, तो आपके इस बार से 98 नंबर थे मेरे। तो किस प्रकार से दोस्तों मैंने स्कोर किया, मेरा दोस्तों आपका लक्ष्य था कि मैं 100 में 100 स्कोर करूं, क्योंकि हिंदी मैंने लगातार मेहनत की थी हिंदी में, और आपने देखते ही होंगे मैं हिंदी पढ़ाता हूं आपको, किस प्रकार से मैं आपको क्या है समझाता भी हूँ। तो मेरा लक्ष्य था, लेकिन मुझे पता नहीं कि कहां 2 नंबर कटे हुए हैं, ये मुझे भी नहीं पता। ऑब्जेक्ट मेरे ही सही थे पूरे। लेकिन आपको किस प्रकार से मैं चाहता हूं कि मैं तो पूरा आपका 100 में 100 स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी मार्कशीट में हिंदी में 100 में 100 आप स्कोर कर सकें। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और मैं अभी यही भी आपको बता रहा हूं कि अगर साल भर भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी दोस्तों आप क्या है 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं हिंदी के पेपर में। तो किस प्रकार से पूरी तैयारी करनी है मैं पूरा बताने वाला हूं। ये वीडियो दोस्तों 2 पार्ट में आपकी रहेगी, मतलब आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सिलेबस, ओके, कि हिंदी में आपको पढ़ना क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा सिलेबस को 15 दिन में आपको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं क्योंकि साल भर का अपने जो मेन सब्जेक्ट है, ओके, हिंदी को समझते हैं, पहले ऐसे ही समझते हैं, ओके, हिंदी को। तो फिर जब आपका इस प्रकार से क्या है पूरा समय क्या है मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट को अपने मेन सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, हिंदी इंग्लिश को खास कर छोड़ देते हैं, और हिंदी की तो और इज्जत नहीं करते हैं। ओके, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। और जब अंतिम क्या महीना बचता है, तब समझ में आता कि हिंदी में तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। ओके, तो फिर आप लोग पूछते हैं हिंदी में तो क्या करें भैया। तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी आपका भाई आपको बता रहा है किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ओके, और मैंने स्कोर किया है, तो फिर क्या है आप भी आसानी से कर सकते हैं, और आप तो क्या है 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंटेंट है। उस समय तो मैं जैसे पढ़ता था कंटेंट की इतनी दिक्कत थी, मैं तो आपको पहले ऑनलाइन पढ़ता ही नहीं था। ओके, लेकिन अब आपके पास पूरा मैं आपको देने वाला हूं कंटेंट भी, दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। चलिए पहले देखिए समझा लें सिलेबस, और फिर जानेंगे अंतिम 15 दिन में उस सिलेबस को कैसे कंप्लीट आपको करना है। क्रम से दोस्तों बताऊंगा। पहले हम देखेंगे पेपर में आखिरकार आता क्या क्या है। ओके, मैंने दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके पूरा तैयार किया है, देखिएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले हम आपके काव्यखंड सेक्शन होता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं टॉपिक कौन कौन से होते हैं। इसी पूरी लिस्ट मैंने तैयार की है, और इसी लिस्ट से हम क्या है भाई आपको मैं पूरी टॉपर सीरीज हिंदी की चलाऊंगा। ओके, तो उसमें आपको एक टॉपिक की तैयारी कराऊंगा। पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं। एक काव्यखंड होता है, आपकी आरो बुक, इसमें काव्यखंड है, गद्यखंड है। फिर आपकी एक अलग से बुक है विधान है, और एक और बुक है आपकी व्यक्ति माध्यम। तो ये आपकी 4 बुक ही हो जाती, बुक सेक्शन हो जाता है। एक पद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक है, गद्य साहित्य का इतिहास। फिर काव्यबोध, भाषाबोध, ये आपके ये 2 व्याकरण के टॉपिक, व्याकरण के केवल 2 टॉपिक हैं आपका काव्यबोध, मतलब पूरा व्याकरण आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है एमपी बोर्ड में, काव्यबोध में, एक भाषाबोध में। फिर आपकी गद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, पद की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, कई परिचय, लेखक परिचय, पत्र लेखन, निबंध लेखन, और आप पढ़े गद्यांश पद्यांश। तो ये आपके लगभग आपके जो मेन टॉपिक आपको रहते हैं। ओके, अब बहुत सारे विद्यार्थी जैसे पूछते हैं कि सर ये पद्य साहित्य का इतिहास क्या है। कई बार मैं बताया मैंने आपको पद्य साहित्य इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को यही आता कि आखिर है कौन सा ये टॉपिक। तो आपने अक्सर दोस्तों भी हिंदी का पेपर से त्रैमासिक परीक्षा दी है, अर्धवार्षिक परीक्षा दी है, आपने देखा हुआ कि हिंदी को भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, छायावाद की विशेषता, प्रकृतिवाद की विशेषता, प्रयोगवाद की विशेषता, इस टाइप का क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा सबसे पहले। ओके, तो वो आपके पद्य साहित्य के इतिहास से ही आता है। गद्य साहित्य के इतिहास में कहानी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सब जो टॉपिक होते हैं ये आपके पद्य साहित्य में आते हैं, जिसमें आपका जीवनी और आपका आत्मकथा में अंतर, ओके, संस्मरण, रेखाचित्र में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक, एकांकी में अंतर। तो इस बार जो क्वेश्चन होते हैं आपने देखे होंगे वो आपके गद्य साहित्य में इतिहास में आते हैं, ये आप समझ चुके हैं। ओके, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आपके काव्यखंड की बात करते हैं। तो काव्यखंड में दोस्तों आपके जैसे यहाँ के 9 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना जितने भी आपके चैप्टर है, देखिए मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, उसके आपको क्या राइटर नेम जरूर याद कर लेना है। राइटर नेम मतलब जो कि कवि हैं। आत्म परिचय और एक गीत, ये किसने लिखा, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा। पतंग आलोक धनबा ने लिखा। ओके, अब देखिए इतने इस टॉपिक को बताने के लिए मैंने इसको पूरा इतना तैयार किया है। एक बार मैंने बताया था इस टॉपिक को दोस्तों तैयार करना क्यों जरूरी है। जितने भी दोस्तों आपके चैप्टर के नेम है और उनके कवि, ये आपको याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 आपका क्या वस्तुनिष्ठ आपको रखा ही मिलेगा। ओके, किसी रूप में आपको सही जोड़ी सप्तसद में दिया जाएगा कि कैमरे बंद अपाहिज के कवि रघुवीर सहाय तो सत्य, तो सप्तसद में इस टाइप से आ जाता होगा। तो जब आपको पता होगा तब होगा। तो एक तो आपका ये होगा वस्तुनिष्ठ में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं।
ओके, दूसरा आपका रहा जब संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखेंगे तो आप जानते हैं संदर्भ में हम क्या बताते हैं। संदर्भ में हम दोस्तों बताते हैं कि ये जो हमारा जो पद्यांश गद्यांश है कहाँ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है। ओके, जब आपको क्या है कवि नहीं पता होगा तो फिर कहाँ लिखेंगे, तो संदर्भ कहाँ 1 नंबर आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो 2 से 3 नंबर के यहाँ से बनता है। इसलिए आपको क्या है जितने भी आपके जो काव्य खंड के चैप्टर उनके कवि आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए मैंने ये पूरा तैयार किया है क्योंकि मैंने पहले कई बार ऐसा बताया। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एक बार आप बता दीजिए, लिखकर बता दीजिए ताकि हम क्या पढ़ लें। ओके, तो ये भी मेहनत बुक को खोलेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये बहुत सारे विद्यार्थी ये भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ओके, ये आपका काव्य खंड हो जाता है और ये आपका गद्य खंड है। गद्य खंड में आपके 6 चैप्टर है। भक्तेन है आपका, ये आपका भक्तेन है, उसके महादेव वर्मा है, बाजार दर्शन की जयेंद्र कुमार, काले मेघा पानी धर्मी भारती और पहलवान की ढोलक परेश्वर नाथ रायणी, उसी सिर के फूल हरिजारी प्रसाद द्विवेदी और ये आपका जाति प्रथा वाला चैप्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है चैप्टर। और साथ ही इसके साथ ही आपको क्या है जो बेतान, तो बेतान के भी दोस्तों आपको क्या है तैयार कर लेना है। 3 ही चैप्टर है, सिल्वर बेंडिंग मनोहर श्याम जोशी, जूझ आनंद यादव, अतीत में दबे पांव ओम थामनी। तो ये समझ लीजिए आपने 3 नंबर यहाँ से पक्के एक बार से कर लिए। ओके, अब इसके बाद आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है जिस चैप्टर है मतलब इनके आपको पता होना चाहिए कि आत्म परिचय में जो कविता उसमें कवि के ने क्या क्या बताया है, मतलब आपको उसकी समरी पता होनी चाहिए। ओके, उस सब में क्या है बादल राग में किस टॉपिक पर है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे और पता है नहीं चैप्टर में है क्या। ओके, जैसे आपका गद्य खंड में जैसे बात करूं, ओके, तो जैसे पूछो कि कभी किसका भार लिए फिरता है, तो कभी जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जब लाइन आप पढ़ी होंगी तो अपने आप उसका आंसर पता होगा। ओके, मैं अगर पूछूं कि भक्तिन है वो कहे कौन सी माला पहनती थी, सोने की, चांदी की, कंठी माला, तो आपने पढ़ा होगा तो कंठी माला आपके अपने आप उत्तर निकलने लगेगी। तो पहले आपको चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं और ये वाले मैंने तो आपको हर चैप्टर को अच्छे से समझाई भी एक्सप्लेनेशन है, आप हिंदी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझनी है तो आपको नीचे जाना, बहुत नीचे प्लेलिस्ट पर जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर पूरा एक्सप्लेनेशन बताया था। ओके, ये आप देख सकते हैं क्लास 12 हिंदी, ये 2024-25 ये आपका दिया हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ ये इस वाली प्लेलिस्ट, ये दूसरी प्लेलिस्ट है, इसमें आपको मैंने हिंदी के एक्सप्लेनेशन वीडियो दी है, तो वो भी आप क्या जाकर पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। जब आप चैप्टर को समझ लेंगे फिर आपके क्वेश्चन आंसर आप क्या है आसानी से याद कर पाएंगे। ओके, इतना आप समझ चुके होंगे। तो ये आपका था आपके बुक वाली बात। ओके, चाहे आपको सभी अगर आपने चैप्टर भी बहुत सारे विद्यार्थी 90% स्टूडेंट को सभी चैप्टर के पता होंगे कि किसमें क्या कहानी है, भक्तिन में क्या कहानी है, बाजार दर्शन वाले चैप्टर में क्या है, पहलवान की ढोलक में किस प्रकार की कहानी है, वो आपको जरूर एक बार से माइंड में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर आप आसानी से तैयार कर लेंगे और वस्तुनिष्ठ भी आसानी से आपसे बनेंगे। ओके, तो पहले आपको ये जरूर कर लेना है और 2 से 3 घंटे बैठेंगे तो सभी चैप्टर आप निपटा सकते हैं। 10-10 मिनट की हर वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। यही आपको क्या है काव्य खंड में करना है, गद्य खंड में करना है, आपका आरोह में, और साथ ही बेतान के आपको जो 3 चैप्टर उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गया। अब मैंने आपको ये सब इतना क्यों बताया कि आपको ये सब पूरा समझ के क्यों रखना है, क्योंकि आपका जो अगर ये समझ के रख ले तो 8 नंबर तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, 4 नंबर की आपकी पद्य की व्याख्या, ओके, काव्यखंड से आपकी व्याख्या आती है और 4 नंबर की गद्य से व्याख्या आती है। अब व्याख्या में क्या लिखेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी गाइड से रखते हैं, जरूरी नहीं कि आपको फिक्स जो गाइड वगैरह में दिया वो वही आ जाए, कोई बी से भी बन के आ सकता है। फिर क्या करेंगे, अगर आपने समझ लिया है तो अपनी भाषा में आप व्याख्या लिख सकते हैं और अपनी भाषा में आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने समझाओ तभी आप लिख पाएंगे। तो आपको इसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आपसे बन जाए, संदर्भ आपने बन जाएगा क्योंकि आपने क्या पता कि किस चैप्टर का है और उसे कभी याद हो जाएंगे, प्रसंग में और व्याख्या भी आपसे बन जाएगी क्योंकि आपने वो चैप्टर समझा। तो ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए मैंने आपको समझा दिया है। ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें हैं। ओके, ये मैं इसलिए क्यों बता रहा था क्योंकि सभी विद्यार्थी क्या है, सभी विद्यार्थी क्या है महल में रहना चाहते हैं। हर विद्यार्थी क्या है महल में रहना चाहता है, लेकिन उसने खुद जमीन अभी खरीदी नहीं है। महल बनाना चाहता, अपना घर बहुत बड़ा घर बनाना चाहता है। ओके, लेकिन उसने अभी जमीन खरीदी नहीं तो घर कहाँ बनाएगा, हवा में तो बनेगा नहीं। तो बस इसी प्रकार से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले बेसिक आपको इतना तैयार कर लीजिएगा तो आप क्या क्वेश्चन आंसर फिर आसानी से बनने लगे वस्तुनिष्ठ, फिर मैं पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, लेकिन जब मैं समझाऊंगा जब आप चैप्टर ही पता ना होंगे तो दिक्कत होगी। आई होप इतना तो आपको मुझे पता कि 90% स्टूडेंट का ये कवर ही होगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन किस हिसाब से जैसे आते हैं। काव्य खंड से दोस्तों आपको क्या है एमपी बोर्ड कहता है कि 17 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ भी रहेंगे और क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। ओके, और काव्य खंड में आपका दोस्तों एक पद्य साहित्य का जो इतिहास में जो टॉपिक है वो काव्य खंड में इंक्लूड रहता है इसी में। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं तो गद्य खंड में, तो गद्य खंड के भी पूरे चैप्टर समझ लीजिएगा। और गद्य खंड में भी जो गद्य साहित्य का इतिहास मैंने बताया वो क्या है गद्य खंड में इंक्लूड रहता है, 17 नंबर का आपके एक बार से आता है। ओके, तो ये अब हमें 80 में सी स्कोर करना है तो हमें ये नहीं देखना किससे क्या आता है, हमें तो पूरा क्या है पूरा तैयारी करना है, हो गया आता है। और वेदांत के चैप्टर भी आपको समझ के रखना है। अब दोस्तों हम आते हैं आपके अभिव्यक्ति माध्यम की बात करते हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम की बात करें तो देखिए इसमें तो ऐसा है कि चैप्टर आप समझेंगे तो ज्यादा इतना बहुत ज्यादा लॉन्ग चैप्टर है, तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ओके, 30-40 क्वेश्चन वो तैयार करके रखिएगा तो नियमित आपका रहेगा। और बहुत ज्यादा क्या है इसकी वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दूंगा तो वस्तुनिष्ठ की आपके 7 नंबर का आता है।
तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वस्तुनिष्ठ यहाँ 5 नंबर के बन जाते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ ज्यादा बनते होंगे, तो आपको क्या करना है, फिर वस्तुनिष्ठ की ज्यादा यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। मैं तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, 2 नंबर का वहां से आपका आ ही जाएगा। ओके, तो इसमें आपको ज्यादा इतना ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। तो काव्यखंड और गद्यखंड वेदांत को अच्छे समझिएगा, इतना अभिव्यक्ति माध्यम को एक चैप्टर समझने की आवश्यकता जितना ज्यादा नहीं है। ओके, ये क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं, यह मैंने आपको बुक वाला पूरा समझाया। अब हम आते हैं दोस्तों व्याकरण में। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण के दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि पूरी एमपी बोर्ड की जो व्याकरण है 2 पार्ट में डिवाइड है, काव्य बोध, एक भाषा बोध। ओके, तो काव्य बोध में क्या होता है, तो केवल आपके 6 टॉपिक है। काव्य बोध में कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक हैं। कौन कौन से, वो भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए। काव्य के भेद, जिसमें आपको प्रबंध का मुक्तक काव्य के उदाहरण पढ़ना है, रस पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। ओके, अब अलंकार देखिए बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपने छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब आपने 9th 10th 11th 12th में सब में जगह आपने क्या है अलंकार पढ़े हैं। तो अलंकार में बहुत सारे अलंकार, जैसे आपने अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब भी सुना होगा, लेकिन ये सब नहीं पढ़ना आपको। केवल एमपी बोर्ड ने आपको 5 अलंकार बताए, वही आपको क्या है तैयार करके रखना है। ये 5 अलंकार के अलावा कोई भी अलंकार नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, तो अब ये सब भी अलंकार हैं। ओके, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके में नहीं आने वाले, इसलिए इसमें कोई एक आपको नहीं पढ़ना है, केवल इन पर आपको क्या फोकस करना है। संधि अलंकार आपको तैयार करना है, सांगरूपक अलंकार तैयार करना है, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार, 5-200 अलंकार तैयार कर लीजिए और उनके उदाहरण उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण तैयार करके रखिएगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ 3 से 4 नंबर है पक्का कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर का तो सीधा आपका क्वेश्चन रखा रहेगा कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, विरोधाभास के अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, और 1 से 2 आपका वस्तुनिष्ठ बन जाता है। तो इस वजह से आपका 3 से 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा अगर इतना तैयार कर लेते हैं। छंद की बात करें तो छंद भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपको केवल 4 छंद तैयार करना है। कौन कौन से छंद? सोठा छंद, कवित्व छंद, सवैया छंद, रुबाइया छंद, ये 4 छंद तैयार करिए। यहाँ से भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। तो बस 4 छंद आपको तैयार करके रखना है। फिर दोस्तों आपको शब्द गुण और आपका शब्द शक्ति भी, देखिए शब्द गुण यहाँ दिया है, शब्द शक्ति आपको क्या है आपकी बताई गई है आपकी भाषा बोध में। ओके, तो ये आपकी देखिए शब्द शक्ति या टॉपिक लिखा हुआ है, तो क्योंकि जो शब्द शक्ति आती है वो आपके भाषा बोध में आती है, शब्द गुण आता है आपका काव्य बोध में। तो आपको रखना है, माइंड में रखना है, हमें शब्द शक्ति और शब्द गुण आपको तैयार कर लेना है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की और शब्द गुण भी 3 प्रकार के, तो तीनों टाइप भी आपको तैयार करके रखना है। फिर बिंब विधान वाला भी टॉपिक है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। तो काव्य बोध व्याकरण में आपको केवल ये 6 टॉपिक हो गए। कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से आपको ये सब मैं पूरा बताऊंगा, चिंता बिल्कुल आपको नहीं करनी है, बस मैं बताते जाऊँ, समझते जाइए, सुनते जाइएगा। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है, समझ में आ जाएगा। तो फिर आप अपना प्लान खुद बना लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी के सर बता दीजिए कैसे पढ़ें, ओके, कितने टाइम पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें, बहुत सारे इस प्रकार से कमेंट आते हैं। तो जब आप टॉपिक समझ जाएंगे अपने हिसाब से अपना रूटीन खुद बना पाएंगे। ओके, अब देख लीजिए हम व्याकरण में भाषा बोध में यहाँ से 12 नंबर का आएगा, यहाँ से आपका काव्य बोध से 9 नंबर का आपका आता है। ओके, बाकी इससे हमें मतलब नहीं है, सब टॉपिक तैयार करना है। अब व्याकरण में भाषा बोध से आपके 208 टॉपिक है, 8 टॉपिक क्रम से दिए हुए हैं। शब्द आपको पढ़ने हैं, शब्द भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन 3 शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द। ओके, फिर शब्द शक्ति तो है, ये शब्द युग में पढ़ना और उसके प्रकार पढ़ना है, वाक्य परिचय और उसके प्रकार पढ़ना है, और वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन पढ़ना है, मुहावरे में लोकोक्ति, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, फिर आपको भाव पलवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, आपको ये सब पढ़ना है। जिसमें हम बात करते हैं तो भाव पलवन के हाई चांस रहते हैं देखो आने के, और दोस्तों आपका क्या है, और आपके संवाद लेखन के, ये 2 टॉपिक आपके यहाँ से आपके अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपके 8 टॉपिक है, यानी 8 टॉपिक आपके व्याकरण में बात करें भाषा बोध से, 6 टॉपिक हो जाते हैं आपके किससे, आपके काव्य बोध से, यानी टोटल मिला के 14 टॉपिक। तो 14 टॉपिक आपके व्याकरण में है जिन्हें आपको तैयार करना है। तो व्याकरण केवल आपकी हिंदी में इतनी ही रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से ग्रामर के सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कहां से देखने होंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब करके अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो आपको यही कहूंगा। तो आपके देखिए हिंदी का आपको देखना है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट का आपको बटन पर क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पर गए। ओके, और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या है यहाँ देखना है हिंदी ग्रामर का टॉपिक। देखिए हिंदी ग्रामर लिखा हुआ है, इस पर जाना है। बहुत सारे विद्यार्थी से बनता होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो नहीं कर पाते। ओके, हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए क्रम से दिया है, अलंकार, वही छंद, ये है आपका। देखिए 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और आपने अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों नहीं देखी वीडियो। शब्द शक्ति, शब्द गुण, सरस, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भेद, जितना मैंने आपकी टॉपिक बताया सब मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता था कि ये सब आपके टॉपिक आपको जरूरत पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में क्या है फुल स्कोर करने के लिए। बिंब विधान वाला देखिए टॉपिक, और ये हिट भी हुआ है क्योंकि क्या है ये नया टॉपिक भी है। तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। पूरा देखिए टॉपिक पूरा दिया हुआ है, कवि परिचय लीजिए, लेखक परिचय लीजिए, पूरा आपका दिया हुआ है। ओके, और आपके निबंध दिया हुआ है, और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आपका पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका है पूरा हिंदी ग्रामर की टॉपिक की तैयारी आप कर सकते हैं। 1-2 टॉपिक जैसे आपका रह गया है भाव पलवन, सार संक्षेपण, तो वो मैं आपको आगे कवर करा दूंगा।
ओके, इतना आप समझ गए हैं। साथ ही आपके क्या है पेपर में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, तो वो तो आप समझ होंगे। जब आप क्या है काव्यखंड गद्यखंड के चैप्टर समझ लेंगे तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही बन जाएगी। लिखना कैसे रहता है तो वो आगे बताऊंगा ही। और लास्ट में अतिरिक्त टॉपिक आपके रह जाते हैं। कौन कौन से आता है? 3 नंबर का आपठित आता है बोध। आपठित बोध यानी आप गद्यांश रहेगा, उसके अथवा में आपका पद्यांश रहेगा, जिसमें आपको क्या कोई भी आपको दे दिया जाए गद्यांश और उसी को छाट कर आपको उत्तर देने पड़ते हैं। ओके, आप क्या है 9th 10th 11th 12th सब में किया होगा, प्रैक्टिस पर आपका डिपेंड है, तो उसी छाट को उत्तर देना है, ज्यादा कठिन नहीं रहता है। तो 3 नंबर यहाँ से फिक्स कर ही पाएंगे। पत्र लेखन है आपका औपचारिक अनुचारित, 4 नंबर यहाँ से पक्का करेंगे। ओके, औपचारिक आएगा अथवा में आपके अनौपचारिक पत्र रहता है। ओके, इस प्रकार से तो पत्र लेखन है और निबंध लेखन, ये आपके अतिरिक्त टॉपिक होते हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। अब मैंने पढ़ाया क्या नहीं आपको अभी तक, तो देखिए जैसे आपका ये है आपका काव्यखंड है, अभी तो मैं आपको पूरा सिलेबस समझा रहा हूँ, ये तो बताया नहीं 15 दिन में तैयारी कैसे करनी है, कैसे आप कवर कर सकते हैं। घबरा नहीं, इतना सिलेबस है लेकिन आप 15 दिन में आसानी से तैयार कर लेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले और थोड़ा बातें समझ लीजिए। रुको जरा, सबर करो। जैसे आपका काव्यखंड है गद्यखंड है, तो अब आपको इनके काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। गद्यखंड के विधान के व्यक्ति माध्यम, पद साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास। ओके, इनके क्या है सभी टॉपिक जी, अब टॉपिक दिख रहे हैं इनके क्रम से 8 टॉपिक, सबके क्या है क्रम से आपसे क्वेश्चन आंसर एकदम सिलेक्टेड, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर वाले, और इनके क्या वस्तुनिष्ठ अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैंने टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया, तो अब सीरीज आने वाली है। तो सीरीज में हम क्या है पहले काव्यखंड की वीडियो आएगी, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको 30-40 क्वेश्चन होंगे, तो एक साथ में तैयार करा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, आसान लैंग्वेज में पूरा कंटेंट आपको तैयार किया जा रहा है। ओके, फिर गद्यखंड के आपके उसी के साथ अगली बार उसकी वीडियो पहले आपके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और वस्तुनिष्ठ, फिर गद्यखंड के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ, विधान के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ। इस बार हम तैयार करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की, मैं पूरे उसके साथ ही तैयारी कराते जाऊंगा। व्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन आंसर फिर वस्तुनिष्ठ, इस प्रकार से पद साहित्य का क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ, एक टॉपिक में जिस टॉपिक क्रम में लिखा है एक टॉपिक में आपको तैयार करा दूंगा, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो ये आप सिलेबस काफी अच्छे समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से, मैंने आपको क्या बताया कि 15 दिन में हमें क्या है हिंदी की कैसे तैयारी करनी है। अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है 15 दिन है आपके पास, 15 दिन है, तो 15 दिन में आपको क्या करना है प्रतिदिन। अब व्याकरण के कितने टॉपिक थे? व्याकरण के दोस्तों हमने देखे 14 टॉपिक थे। 8 दोस्तों आपके क्या है 8 आपके थे भाषा बोध के, 6 थे आपके काव्य बोध के, इस प्रकार से 14 आपके व्याकरण के टॉपिक हैं। तो प्रतिदिन दोस्तों एक एक तैयार करिए। 15 दिन है, 14 टॉपिक है, एक एक भी तैयार करते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक एक दिन आपका करिए, शब्द पढ़िए, एक दिन शब्द शक्ति पढ़िए, एक दिन शब्द युग में पढ़िए। ओके, वाक्य परिचय, फिर वाक्य शुद्धिकरण, लोकोक्ति मुहावरे, ऐसे एक एक टॉपिक जो क्रम में दिया उसी क्रम में पढ़िए। जो क्रम में पहले काव्य बोध का खत्म कर दीजिए, फिर भाषा बोध का खत्म कर दीजिए। एक टॉपिक आपको क्या तैयार कर देना, आराम से हो जाएगा। तो प्रतिदिन आपको क्या है हिंदी में ग्रामर का एक टॉपिक तो आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया इतना बात? तो ग्रामर आपकी क्या है, जब आप 15 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब बुक के आपके आते हैं क्वेश्चन। ओके, बुक का टॉपिक आता है, ये बुक के टॉपिक की बात में काव्यखंड गद्यखंड विधान अभिव्यक्ति माध्यम। तो प्रतिदिन आपको करना है, पहले दिन आपको क्या है काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर, उसके अगले दिन काव्यखंड की वस्तुनिष्ठ, दूसरे दिन काव्यखंड गद्यखंड के क्वेश्चन आंसर उसकी वस्तुनिष्ठ, विधान के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ। अब ये कहां मिलेंगे पीडीएफ? देखिए कोर्स में मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अब यूट्यूब पर आएगा आगे। ओके, लेकिन कोर्स में पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए कि सबका पीडीएफ मटेरियल मिल जाए, जितना भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, अगर आप तैयार करना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, पूरा पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं, कोर्स में पहले बता दिया, सब दे दिया है। ओके, सभी टॉपिक बढ़ा दिए, तो आप क्या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स की फीस दोस्तों आपके है 249 रुपए थी। ओके, तो अब इसको क्या है मैंने क्या है 50 रुपए आपको क्या है पूरा ऑफ कर दिया है, ऑफ है 50 रुपए ऑफ, तो आपको क्या केवल 199 रुपए में दे रहा हूँ। ओके, पूरा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल रहेगा, मतलब कंप्लीट एमपी बोर्ड का जितना सिलेबस है पूरा पीडीएफ मटेरियल है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, मतलब आप क्या है कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। और सब उसमें मैंने कहा ये पूरा जितना मैं बता रहा हूँ सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, और यूट्यूब पर भी धीरे धीरे मैं क्या क्रम से आपको बताते जाऊंगा। कोर्स का सबसे बड़ा फायदा कि सिस्टमेटिक मिल जाता है, पीडीएफ मटेरियल रहता है, तो पीडीएफ मटेरियल में तो क्या आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी पढ़ने में। ओके, तो आपको प्रतिदिन क्या है एक एक टॉपिक पढ़ना है, फिर उसका अगले दिन क्वेश्चन आंसर, फिर एक टॉपिक पढ़ना है, फिर उसका क्वेश्चन आंसर, और इसी क्रम में जो दिया हुआ इसी तरह में आपको क्या है तैयार करते जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ मैं अगर बात करूँ तो आपकी ये तो यहाँ से व्याकरण है, तो यहाँ से आपके मेन आपके ये 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक है, तो 6 टॉपिक है, तो इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो 6 दिन लग जाएंगे, साथ ही 6 दिन और लग जाएंगे वस्तुनिष्ठ में, तो आपके 12 दिन में आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे, 12 दिन में ये टॉपिक कर पाएंगे। ओके, तो प्रतिदिन आपको ये काम करना है, तो 12 दिन में आपको ये टॉपिक हो जाएंगे। साथ ही प्रतिदिन ओके एक एक आपको ग्रामर को भी लेकर चलना है, ये क्वेश्चन आंसर वाला भी लेकर मतलब बुक वाले भी लेकर चलना है, साथ ही आपको क्या ग्रामर भी लेकर चलनी है। तो इस प्रकार से देखेंगे 12 दिन में आपके क्या है ये पूरा आपके बुक वाले कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके लास्ट के फिर 3 दिन आपके जो बचेंगे। ओके, जब बुक के कंप्लीट हो जाते हैं लास्ट के 3 दिन बचेंगे, कई परिचय, लेखक परिचय, निबंध लेखन, पत्र लेखन, आपत्ति गद्यांश वगैरह ये टॉपिक रहते हैं, 3 दिन में ये खत्म कर दिए, तो 12 और 3 में 15 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर वाला तो आपको प्रतिदिन चलता ही रहेगा। ओके, वो तो आपको लेकर ही चलना है, ग्रामर मतलब इसका मतलब ग्रामर भी साथ साथ लेकर चलना है, साथ साथ बुक के भी लेकर चलना है, तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन में आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। और जब कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा तो फिर दोस्तों आपको 80 में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता।
दोस्तों लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अब आप सोचते होंगे कि अब हमारे क्या है 80 में 80 स्कोर पक्का है, अब हम क्या है पूरा जितना सर ने बताया तैयार कर लेंगे, जितना भैया ने बताया हम क्या है तैयार कर लेंगे। ओके, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी भी आपके 80 में 80 स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपके बता दूं जितना मैंने बताया भैया उसे तैयार करते हैं तो आपके दोस्तों 77-78 नंबर पर रह जाए 80 में से। ओके, 80 में 80 का सपना अभी भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ये क्या बात करता है यार। आपने तो भैया बताया था कि 80 में 80 स्कोर पढ़ना है, लेकिन अब आपने पूरा सिलेबस बताने की बात करें कि 77-78 नंबर हो गए तो 2-3 नंबर फिर भी आपके कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 2-3 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो टॉपर डिसाइड करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कहां से आते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो ये हमारी आरओ बुक है। ओके, आपके पास भी होगी, आपके स्कूल से मिली होगी आपको, तो इसमें आपको उठाना है। फिर अगर ये काम आपको जरूर करना है, अगर फिर आपको 80 में 80 लक्ष्य हो गए, नॉर्मल आप अगर जो बताया तब पढ़ लेते हैं तो आपको क्या है 70-75 नंबर आ जाएंगे। फिर भी 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं तो ये काम करना है, हर चैप्टर को खोलना है आपको और मेन लाइनें उनकी पढ़ना है जो आपको लग सकती हैं, आ सकती हैं। जैसे उनकी आत्मकथा है जो हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों में विभाजित है, ये ऑब्जेक्ट अक्सर पूछा जाता है। ओके, उनका जो पूरा बागमन है बच्चन ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है, 10 घंटों में विकास है। तो ये आपको तो इस प्रकार से जिसमें पेंसिल लिया हूं इस प्रकार से अंडरलाइन आपको करना है। मेन जो आपको लगे कि चीजें ये वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आगे बता देता हूं, मैं करके बता रहा हूं कि कैसा आपको करना है। ओके, मुझसे कहेंगे तो मैं आपको पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस प्रकार से करके। ओके, ये हालावादी कभी है तो ये पूछा जाता है तो ये आपको करना है। आत्म परिचय निशा मंत्र से लिया, ऐसे जैसे मैं घोड़ा कर रहा हूं इसी बार से अपनी पूरी बुक को आपको क्या है पूरा आपको क्या है गोद देना है। ओके, समझ रहे हैं आप? तो ये इस प्रकार से। अब नेक्स्ट जैसे हैं आलोक धनवा वाले हैं, तो यहाँ से आपका आता है जैसे 8वें शक तक आ चुका है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है आलोक धनवा। ओके, आपके 7वें 8वें के दशक की कवि, तो इस बार से आपको अंडरलाइन करना है। ओके, आगे देखते हैं जैसे कुंवर नारायण वाला, तो इसमें से आपको ये पूछा जाता है आत्मजयी किसकी है, आपका ये प्रबंध काव्य। ओके, आत्मजयी प्रबंध काव्य किसका है तो कुंवर नारायण का। ओके, तो ये आपको ये इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या है 1 से 2 आपके जो बनते हैं और जो अधिकतम विद्यार्थी से वो नहीं बन पाते, क्योंकि ये आपके जो बुक से टीचर क्या है 20 जो आपके बुक से 20 से बनाता है, क्योंकि यहीं से टॉपर डिसाइड होते हैं। ओके, 80 में 80 लाना है, टॉपर बनना, और यहीं से टॉपर आपके डिसाइड होते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों से आपको क्या हो सके मैंने आपको कहा कि चैप्टर आपको पढ़ना है तो ओके, तो आप एक बार यूट्यूब से समरी 5-10 मिनट समरी पढ़ लीजिएगा और फिर ये आपको काम करना है। अगर पढ़ सकते हो तो नॉर्मल चैप्टर पढ़िएगा, लक्ष्मण नाम था जिस बार से पूछा जाता है। ओके, और आगे देख लेते हैं जैसे आपको एक हड़िया गांव की थी, तो इस बार से आपको पढ़ते जाना, अंडरलाइन इस बार से करते जाना है। ओके, तो आपको क्या है तो आपको इस बार से क्या है जो बीच-बीच से क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आपसे फिर बनने लगेंगे। तो देखिए असली पढ़ने का तरीका ये होता है, ऐसे आपको पढ़ना है। ये पूरा मैं बताते जा रहा हूँ, देखिए पूरा अंडरलाइन है मेरे पास, देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ क्या आबादी कोई 50,000 थी लगभग, ये आपका जो सिलेक्टेड ये आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार से। ओके, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क कितने फीट चौड़ी थी, सीधे एक वाक्य में आ जाए 33 फीट, किसी से नहीं बन पाएगा ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या होगा जब आपका पूरा डिटेल से आप पढ़ेंगे। ओके, 1922 में क्या है राखालदास बनर्जी ने खोज की थी, सबसे ऊंचा चबूतरा में बौद्ध स्तूप है, बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पड़ेगा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंड इसमें कहा जाता, किसे कहा जाता, तो ये क्वेश्चन इस बार से बन सकता है। तो अंडरलाइन करके इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब दोस्तों आपको क्या है एक जो तो आपको लगता है सिलेक्टेड। ये क्वेश्चन जैसे कई बार आ चुका है, 700 के करीब हुए तो ये आपको यहाँ दिया हुआ है। तो ये ऐसे आप पढ़ेंगे। ईंटों की अनुपात 1:2 ये आपका बेतान का ये क्वेश्चन है। ओके, अतीत के दबाव उससे मैं आपको बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया है। तो इस टाइप से अगर आप तैयारी करते हैं ओके, तो भी फिर आपका है अच्छा, इसको आपको फिर 2-3 नंबर के जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आते हैं कठिन वाले वो भी आपसे बन जाएंगे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये प्रयास करिएगा, बाकी हम क्या ऑब्जेक्ट ही लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हर प्रकार का कवर करने का प्रयास करता हूँ। फिर भी दोस्तों आपको इस टाइप का हो सके तो आपको प्रयास करना है, क्योंकि ज्यादा नहीं आगे कि बहुत ज्यादा से आगे 2-3 नंबर का जो ऑब्जेक्ट आता है इस प्रकार से बन के आ जाता है। तो मैंने आपको बता दी, अगर आपको पूरा लक्ष्य है, टारगेट है, तो फिर दोस्तों इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या है पूरा सिलेबस भी समझ गए हैं, साथ ही आपको कैसे आपको 15 दिन में तैयारी करनी है वो भी आप समझ गए होंगे। तो आपको ये आपको डाउट नहीं रहा होगा। बाकी अब आपको कंटेंट चाहिए तो आप क्या कोर्स ले लीजिएगा, तो पूरा A to Z आपको कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ओके, सब टॉपिक पूरा टॉपिक आपको मिलने वाला है, सर रिकॉर्डेड वीडियो तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी धीरे धीरे जो आपके ये आपकी जो टॉपिक है इनको मैं तैयारी करवाऊंगा। व्याकरण में कंप्लीट करा ही चुका हूँ। ओके, तो फिर क्योंकि मैं आपको रिवीजन फिर भी करा दूंगा एक साथ। बाकी आप एक एक टॉपिक पढ़िए तो आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक बार इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका ये पूरा व्याकरण का सिलेबस दिया हुआ है, एक बार इसकी शॉट ले लीजिए। काव्यबोध का देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है पूरा, ये काव्यबोध का और ये भाषा बोध का, ये व्याकरण के पूरे 14 टॉपिक जो मैंने बताई आपको दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी हिसाब से क्रम से जो क्रम में दिए और डेली आपको पढ़ते जाना है, ये आपका डेली टारगेट रहने वाला है। लास्ट के 3 दिन में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट टॉपिक है इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, अब हर टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र लेखन में कौन सा इंपॉर्टेंट पढ़ना है, किस प्रकार से लिखना है, निबंध लेखन क्या करना है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्रम से बताते जाऊंगा।
और इसके साथ ही पहले ही मैंने आपको कवि परिचय, लेखक परिचय वगैरह है तो वो तो बता दी कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ओके, उनको सॉल्यूशन भी दे दिया, तो वो आप क्या है पढ़ते रहिएगा। बहुत चीजें मैं तैयार करा चुका हूँ, बहुत चीजें रहेंगी तो उनको हम क्या है कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी भी दोस्तों कोई डाउट है, अभी भी कोई डाउट है हिंदी संबंधित, तुरंत आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम में भी आप क्या है फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।